नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र यादव रसायन गंगा के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पिछली क्लास में आप लोगों ने देखा था लिगैंड के प्रकार, जिसमें आपको बताया गया था कि एक आवेश के आधार पर, दूसरा बताया गया था दंतता के आधार पर। आवेश के आधार पर 3 भागों में बांटा गया था। एक था आपका पॉजिटिव लिगैंड और दूसरा था नेगेटिव लिगैंड और तीसरा था न्यूट्रल था। और ये तो था आवेश के आधार पर। दूसरा हमने बताया था दंतता के आधार पर, डोनेशन के आधार पर या कोऑर्डिनेट बांड बनाने के आधार पर। वहाँ पर बताया था कि मोनोडेंट, फिर दूसरा था ये डाइडेंट और तीसरा था ये पॉलीडेंट। इतनी बातें जो है पिछले क्लास में हो चुकी थी लिगेंड के प्रकार में। अब हमें ये सीखना है कि आखिरकार जो लिगेंड होते हैं कितने टाइप के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। आज इसी बात पर बेहतर चर्चा होगी। आप वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहेंगे तो पूरी जानकारी आपको अच्छे से मिल जाएगी। हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को दबाइएगा। वीडियो को जहाँ तक हो सके अपने ग्रुपों में या अपने मित्रों के पास, अपने सहपाठियों के पास आप शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम जानेंगे कि कैसे लिगेंड किसी सेंट्रल मेटल के साथ मिलकर के नए नए प्रकार के कंपाउंड देते हैं। उसका नाम बताएंगे, सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर बताएंगे। नाम में आईपीएससी नाम चलेगा इसमें, क्योंकि आईपीएससी विधि से इसका नामकरण करना ही है। रही बात लिगेंड के आधार पर कैसे हम कंपाउंड को तैयार करेंगे, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसका नाम है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। वैसे तो दो है, दोनों लिख देते हैं, बारी बारी करके एक एक समझेंगे। एक है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स और दूसरा है हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स दोनों इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब हम पहले बात कर लेते हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स की। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स का मतलब हो गया जब सेंट्रल मेटल के साथ केवल एक ही प्रकार के लिगेंड उसको घेर करके रखते हो। जैसे ये अगर बात कर लिया जाए, जैसे कोबाल्ट है, कोबाल्ट को सपोज कीजिए ये Cn जो है 6 है, ये केवल यही घेर करके रखता हो, यानी कोबाल्ट के साथ जो भी कोऑर्डिनेट बांड बनाने वाले हों वो केवल Cn ही हो, चारों तरफ से इनके Cn ही लगा हो। ये हो गया, ये यहाँ पर देख रहे हैं इस Cn के अलावा और कोई लिगेंड नहीं है। तो जब और कोई लिगेंड नहीं होता तो उसका नाम होमोलेप्टिक हो जाता है। ऐसे और भी सारे एग्जाम्पल हैं, ऐसा नहीं है। जैसे K4FeCN का होल 6 ये दे दिया जाए, यहाँ पर इससे कोई मतलब नहीं है। जो काउंटर आयन होते हैं, जो पॉजिटिव आयन होते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि कोऑर्डिनेट स्पेयर के अंदर उपस्थित जो लिगेंड है वो एक ही प्रकार का है कि अलग अलग प्रकार का है। यदि वो एक ही प्रकार का है तो बनने वाला कॉम्प्लेक्स जो होगा होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स होगा। बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे, जैसे टेट्रा कार्बोनिल निकिल ही देख लीजिए। यहाँ पर निकिल को जो गैदरिंग करने वाले या कोऑर्डिनेट बांड बनाने वाले ग्रुप्स हैं जिसको कार्बोनिल कहते हैं, ये 4 कार्बोनिल है, इसके अलावा और कोई नहीं है। तो आप ऐसे ही समझिए, जब किसी सेंट्रल मेटल के साथ एक ही प्रकार के लिगेंड कोऑर्डिनेट बांड बनाते हों तब हम उसे कहते हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। अब बस जस्ट यहाँ पर देख लीजिए, जब बात आती है हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स की, अब यहाँ पर जैसे देखिए K4 दे दिया गया, यहाँ पर FeCN का होल 4, यहाँ पर Cl2 दे दिया गया। यहाँ पर क्या स्पष्ट हो रहा है, हमने कहा इस पॉजिटिव आयन से कोई मतलब नहीं है। कोऑर्डिनेट स्पेयर के अंदर जो उपस्थित ग्रुप अथवा एलिमेंट होते हैं, यही देखना होता क्या वो इक्वल है, मतलब एक समान प्रकार के हैं, सिमिलर है। अगर सिमिलर है तो होमोलेप्टिक में जाएंगे, यदि सिमिलर नहीं है तो वो हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत रखे जाएंगे। यहाँ पर देख रहे हैं, हम बना भी देते हैं ऐसे
यहाँ पर कुल मिला करके 6 है, 4, 5 और ये 6 कोऑर्डिनेट बांड यहाँ पर 6 जरूर बने हुए हैं, लेकिन 4 जो है उस CN द्वारा बना हुआ है, 4 CN से बना हुआ है और 2 यहाँ पर Cl से बना हुआ है। तो ऐसा समझिए, डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट अटैच टू द सेंट्रल मेटल एटम। अलग अलग प्रकार के लिगेंड इस केंद्रीय धातु परमाणु के साथ कोऑर्डिनेट बांड बनाते हैं, इसलिए ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हेट्रो का मतलब होता है आसमान, आसमान टाइप के लिगेंड। बात क्लियर हो गई। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये होमोलेप्टिक में, होमोलेप्टिक में, होमोलेप्टिक में, और ये जो है अकेला ये है हेट्रोलेप्टिक में। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे जहां पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड होंगे जो सेंट्रल मेटल को घेर करके रखते हैं। चलिए अब एक टाइप और बचा हुआ है ये लिगेंड के द्वारा बनाए गए कॉम्प्लेक्स का, उसका नाम है कीलेट कॉम्प्लेक्स। कीलेट कॉम्प्लेक्स की बात कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। कीलेट या उसको कीलेटिंग बोलते हैं। जब प्रक्रियाएं हो जाती हैं कीलेट बनने की, तब उसे हम कीलेटिंग कहते हैं, नहीं तो बनने वाले कंपाउंड को कीलेट कहते हैं। देखिए शुरुआत में जब टाइप से पढ़े थे तो उसमें एक ये भी पढ़े होंगे कि मोनोडेंट लिगेंड और बाइडेंट अथवा डाइडेंट लिगेंड। मोनोडेंट लिगेंड का वर्क क्या होता था, वो केवल एक ही कोऑर्डिनेट बांड किसी सेंट्रल मेटल के साथ बनाता था। लेकिन जब बाइडेंट लिगेंड की बात होती है वो 2 कोऑर्डिनेट बांड बनाता है। जैसे हमने बताया था आपको C+O निगेटिव और C+O निगेटिव, ये है, इसको बोलते हैं ऑक्जिलेट आयन, इसको बोलते हैं ऑक्जिलेट आयन। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये 2 कोऑर्डिनेट बांड बनाने की प्रबल क्षमता रखता है। मान लीजिए Fe है, ये 2 कोऑर्डिनेट बांड बनाने की क्षमता रखता है। यहाँ पर हम ऐसे ही लिगेंड का सिलेक्शन करने वाले हैं कि जो बाइडेंट हों अथवा डाइडेंट हों, यानी कि जो 2 कोऑर्डिनेट बांड किसी सेंट्रल मेटल के साथ बना सकते हों, उसी का कीलेटिंग में रोल होता है। पहले जानेंगे कीलेट क्या होता है। कीलेट वास्तव में होता चक्रीय। कीलेट का मतलब होता साइक्लिक, और साइक्लिक कब बनेगा, जब लिगेंड भी इस प्रकार से हो, वह किसी जब सेंट्रल मेटल के साथ जुड़े तो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता हो। यहाँ पर देख रहे हैं ये ऑक्जिलेट आयन जो दिया गया है, इसमें बाइडेंट लिगेंड का नेचर पाया जाता है। ये दोनों तरफ से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं आयरन को। तो ये देख रहे हैं ये इतना ही हिस्सा ध्यान दीजिए, ये बिल्कुल एक चक्रीय लग रहा है, ऐसे ही ये ऐसे ये चक्रीय नेचर में आ रहा है। अभी और यहाँ पर हम लगा सकते हैं, सॉरी, ये लगा सकते हैं इस प्रकार से, ये नेगेटिव नेगेटिव, और ये भी देख रहे हैं कोऑर्डिनेट बांड बना रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर भी देखिए एक चक्रीय, एक साइकिल की नुमा दिखाई दे रहा है। तो जब बाइडेंट लिगेंड किसी सेंट्रल मेटल के साथ चक्रीय स्ट्रक्चर बनाते हों तो ऐसे कंपाउंड को कीलेट कंपाउंड कहते हैं, कीलेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और यही प्रक्रिया कीलेटिंग भी कहलाती है। यही प्रक्रिया जो है कीलेटिंग कहलाती है, और ऐसे कंपाउंड को हम कीलेट ऐसी कंपाउंड जो हो कीलेट कहलाती है, और प्रक्रिया जो होती है वो कीलेटिंग कहलाती है। बस ये 3 प्रकार के जो कंपाउंड हैं, 3 प्रकार के जो कॉम्प्लेक्स हैं, ये लिगेंड द्वारा बनाए जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, होमोलेप्टिक, हेट्रोलेप्टिक और कीलेटिंग या कीलेट कॉम्प्लेक्स। कीलेट में देखेंगे EN, जिसको आपने बोला था एथिलीन डाई एमीन। फार्मूला अगर देखा जाए एथिलीन डाई एमीन का CH2 यहाँ पर NH2, यहाँ पर NH2, ये हो गया। इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर इसको हम कोबाल्ट के साथ रखें, ये कोबाल्ट के साथ कुछ इस प्रकार से डोनेट करेगा, इस प्रकार डोनेट करेगा। ये भी बाइडेंट लिगेंड है। अब देखेंगे यहाँ पर इसकी संरचना भी चक्रीय हो जाती है। तो जो भी लिगेंड बाइडेंट हो और किसी केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़ करके एक चक्रीय संरचना देते हों, ऐसे में बने कंपाउंड या ऐसे में बने कॉम्प्लेक्स को हम कीलेट कॉम्प्लेक्स या कीलेट ही कह देंगे तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है।
अब थोड़ा सा, अब इससे थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब ये है कि जैसे जो भी सेंट्रल मेटल होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर के हम पहले यूज बता दें आपको कि ऑक्सीडेशन नंबर की आवश्यकता क्यों पड़ती है। यहाँ पर हम लिख भी देते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल में निकालने के बाद इसकी कहाँ कहाँ उपयोगिता है। पहली उपयोगिता तो यही है नॉमेनक्लेचर में, इसके नामकरण में भी ऑक्सीडेशन नंबर की जरूरत पड़ती है। उसके बाद बात करें इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में आवश्यकता पड़ती है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के साथ इसके ज्योमेट्री में, ज्योमेट्री इसकी आकृति देखने में भी हमें ऑक्सीडेशन नंबर की जरूरत पड़ती है। और इसके साथ साथ इसके कलर को भी चेक करने के लिए, मतलब वैसे हमने बहुत कम बताया नॉमेनक्लेचर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ज्योमेट्री और कलर। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है जब हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर अभी आप देखेंगे, पहले निकालना जान जाइए, उससे तो बहुत आसान है। पिछली क्लास में देखे होंगे जब ऑक्सीडेशन नंबर हमने पढ़ाया था 11th के टॉपिक में, तो वहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या विधि से और आयन इलेक्ट्रॉन विधि से समीकरण को संतुलित किया था। आप चाहें तो हमारे पिछले वाली क्लास में जा करके उसको देख सकते हैं, इसको पहले ही पढ़ा दिया गया है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की प्रक्रिया। लेकिन फिर भी यदि ये टॉपिक में बन रहा है इसको जरूर बताएंगे। जैसे अगर हम बात करें एक ही ऐसे छोटे से कॉम्प्लेक्स को लें, जैसे देखा दिया जाए NiCl, ये दे दिया गया, ये भी कॉम्प्लेक्स ही है और कहते हैं सेंट्रल मेटल का इसमें आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। तो देख रहे हैं Ni ही इसका सेंट्रल मेटल है, लिगेंड जो है वो Cl है। आप इसके लिए x का प्रयोग करेंगे, यहाँ 4 गुणे -1 का प्रयोग करेंगे और ये जो है -2 हो जाएगा। फिर आप x प्लस करेंगे, यहाँ पर 4 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। x बराबर करेंगे -2 + 4 बराबर आ जाएगा ये +2। ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। एक चीज़ और छोड़ दिए हैं, उसमें आपको हमने बताना भूल गया, EAN बहुत महत्वपूर्ण है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये EAN निकालने में भी ऑक्सीडेशन नंबर के सेंट्रल मेटल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल का जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसकी जरूरत पड़ती है EAN, किसी भी कॉम्प्लेक्स का EAN निकालने के लिए। यहाँ पर देख लिया आपने, इस प्रकार से निकाल दिया। और भी एग्जाम्पल है, जैसे देख लिया जाए FeCN का होल ट्वाइस Cl2 और Br2 कर दिया जाए। ऐसे ही कोई कॉम्प्लेक्स यह भी है, यहाँ पर इसका जो है चार्ज, इसका Fe का हमें निकालना है, यस कर लेंगे। इसका भी -1 होता है तो 2 गुणे -1 करेंगे, प्लस यहाँ पर 2 गुणे -1 करेंगे, प्लस 2 गुणे -1 करेंगे, बराबर ये -4 हो गया। यहाँ पर देख रहे हैं -2 यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो फिर -2 बराबर करेंगे, ये -4 है। यहाँ 2 2 4 2 6, x -6 हो गया बराबर -4 हो गया। x बराबर -4 + 6 बराबर इसका हो जाएगा +2। यहाँ पर इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +2 आएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे जहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर की जरूरत पड़ती है। अब रही बात इसके नॉमेनक्लेचर में, पहले हम दिखा दें, एक एक टॉपिक लेकर के चलेंगे हम। इसके नॉमेनक्लेचर में ऑक्सीडेशन नंबर की जरूरत कहाँ पड़ती है, फिर उसके बाद इन सभी पर चर्चा करेंगे, चाहे मैग्नेटिक बिहेवियर हो, चाहे ज्योमेट्री हो, चाहे कलर हो, चाहे EAN हो। वैसे EAN का प्रयोग हम नॉमेनक्लेचर के बाद ही करेंगे, क्योंकि इसकी जरूरत यहीं पड़ जाती है। आगे इसके जाए या न जाए कोई मतलब नहीं, लेकिन
नामनक्लेचर के बाद हम आपको EAN बताएंगे। EAN के बाद फिर किसी थियरी को लेकर चलेंगे। जैसे इसमें एक थियरी है बैलेंस बांड थियरी। यही बैलेंस बांड थियरी जो है इन दोनों क्या तीनों की प्रॉपर्टीज को तय करता है। CFT भी है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है। CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आगे जाकर के मिलेगा। VVT के दायरे में इन तीनों को हम समझाएंगे। नामनक्लेचर आप अभी जान लीजिए, नामनक्लेचर के साथ जानेंगे EAN, ये उसके बाद लास्ट में इसका होगा CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जिसे बोलते हैं। चलिए नामनक्लेचर के लिए थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पलों को हम लेते हैं और उससे नामनक्लेचर स्पष्ट करते हैं। देखेंगे जैसे ये दिया जाए क्रोमियम और यहां पर दे दिया जाए SO4, यहां पर Cl2 दे दिया जाए और कहा जाए इसका नामकरण करिए, इसका IUPAC नामकरण बताइए। तो ध्यान दीजिएगा इस बात का, यहाँ पर बहुत जरूरी है ये कि पहले यदि सेंट्रल मेटल है उसके बाद लिगेंड दिए गए हों, यहाँ पर भी कुछ न दिया गया हो और यहाँ पर भी कुछ न दिया गया हो। यहाँ पर देख रहे हैं इस किनारे भी और इस किनारे भी कुछ नहीं दिया गया है। तो इसके लिए सबसे पहले हम बड़े ब्रैकेट के अंदर जाएंगे और बड़े ब्रैकेट में पहले हम लिगेंड को सिलेक्ट करेंगे। देख रहे हैं ये लिगेंड SO4 है। यहाँ ऐसा करते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लें जो यहाँ दिया गया यहीं से शुरुआत करते हैं। इसमें देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लें, यहाँ से आपको अच्छे से और समझ में आएगा, क्योंकि K4 और FeCN के होल 6 को यहाँ से लेकर शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं ये पहले दिया गया है, तो सबसे पहले हम पोटेशियम का ही नामकरण करेंगे, मतलब पोटेशियम का नाम देंगे। उसके बाद हम बड़े ब्रैकेट के अंदर जाएंगे जो सेंट्रल मेटल एटम होगा, उसके जस्ट बाद उपस्थित होगा लिगेंड। हम लिगेंड देखेंगे, लिगेंड का नंबर देखेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर पोटेशियम है, सबसे पहले आप पोटेशियम को ही लिखेंगे। सबसे पहले पोटेशियम के बाद यहाँ पर देख रहे हैं 6 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर करेंगे हेक्सा। CN लगा हुआ आप करेंगे साइनो, हेक्सा साइनो। अच्छा, अगर ये सब नेगेटिव लिगेंड हैं, आपको पता है CN एक नेगेटिव लिगेंड है, नेगेटिव लिगेंड है तो यहाँ पर सेंट्रल मेटल के अनुलग्न में ATE जिसको बोलते 8 जोड़ दिया जाता है, इसके सफिक्स में 8 जोड़ेंगे। इसका यहाँ फेरिक तो है ही, आयरन है, इसमें आप फेरेट कर दीजिए। यहाँ पर करेंगे फेरेट के बाद ये कोष्टक छोड़िए। हमने कहा था कि ऑक्सीडेशन नंबर की उपयोगिता इसमें है। अब जरा चेक करिए, यहाँ पर 6 माइनस हो जाएगा, कुल देखेंगे तो 6 में से 4 निकल जाए, कितना बचेगा +2। यही जो 2 आ रहा है यही इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ कोष्टक के अंदर लिखेंगे, तो इससे स्पष्ट होता है कि जो आयरन है वो 2 पॉजिटिव के केस में पाया जाता है। हमने कहा था अभी इसके पहले, जस्ट पहले कहा था कि जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसकी बड़ी उपयोगिता होती है नामनक्लेचर में। अब आप नामनक्लेचर में उसकी उपयोगिता को देख भी ले रहे हैं। एक एग्जाम्पल और हम लें, उस एग्जाम्पल में आप देखेंगे नामकरण। जैसे एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है, ये है FeH2O का होल ट्राई और ये Cl2 इस रूप में दिया गया है और कह रहा है इसका नामकरण बताए। देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया गया, शुरुआत यहीं से करते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है, आप कोऑर्डिनेट स्पेयर के अंदर जाएंगे। कोऑर्डिनेट स्पेयर में आपको दिखा जा लिगेंड, लिगेंड में 3 है लिगेंड, तो आप लिखेंगे ट्राई। H2O को एक्वा कहते हैं, H2O को एक्वा कहेंगे।
एक्वा के बाद देख रहे हैं इसमें लगा हुआ है आयरन, क्योंकि ये उदासीन लिगेंड है इसलिए इसका हम प्योर नाम लिखेंगे आयरन। आयरन के बाद इस पर कितना चार्ज आया है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया हुआ है। अब देख रहे हैं ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर 2 नेगेटिव होगा, मतलब उस पार जब जाएगा ये तो 2 पॉजिटिव में, और किनारे जो होते हैं वो नेगेटिव आते हैं। जैसे इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव ही रहेगा। इसमें आईडी जोड़ते हैं, इसका नाम होगा क्लोराइड। ध्यान दीजिएगा, ट्राई एक्वा आयरन सेकेंड क्लोराइड। एक बात और छूट रही है, इसको स्पष्ट कर दें, क्योंकि हमने एक्वा लिखा लेकिन आपको ये नहीं बताया एक्वा क्यों प्रयोग क्यों करते हैं। देखिए कुछ नाम है उसको आप जरूर नोट करेंगे, जैसे CO हो गया, NH3 हो गया, H2O हो गया, SO4 हो गया, इसको कार्बोनिल बोलते हैं, इसको एमीन बोलते हैं, और इसे जो है एक्वा बोलते हैं। जहाँ भी प्रयोग करेंगे यही लिखेंगे। यहाँ पे इसको सल्फेट सब जानते हैं, ये हो गए। EN जहाँ होगा एथिलीन डाई एमीन, इमीन बोलेंगे। कहीं पर EDTA हो गया, उसको बोलेंगे एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट, इसका प्रयोग करेंगे। और इसी प्रकार से जो भी आते रहेंगे, मतलब इतना तो अक्सर ये पूछे ही जाते हैं। CO दिया रहेगा, NH3 दे सकता है, H2O दे सकता है, SO4 EN EDTA। बाकी जो X फैमिली के होते हैं जिनके फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, तो क्लोरो ब्रोमो आइडो, इसको आपको पता ही है इसलिए इसको लिख नहीं रहे हैं। क्लोरो ब्रोमो आइडो F होता तो उसको फ्लोरो कहते। इसी प्रकार से इन लिगेंडों का हम नामकरण करते हैं। क्लियर हुआ? ये 2 एग्जाम्पल और लेते हैं, बाकी आप करेंगे। कोई दिक्कत होते तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए बिल्कुल फ्री है, कमेंट के जरिए आप हमको सूचित कर सकते हैं। जरूर आपके उन क्वेश्चनों का जवाब दिया जाएगा। अगले वीडियो में जरूर हम उसको जो भी आपकी समस्याएं होंगी उसको निदान करने का प्रयास करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट है क्योंकि इसका काम लगता है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है K2NiCN का होल टेट्रा, और ये Cl2 दिया गया है। कह रहा है इसका नाम बताएंगे। आप देख रहे हैं पहले प्लस का ही नामकरण करेंगे। प्लस में होगा इसका पोटेशियम। आप डाई का प्रयोग नहीं करें क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं 2 लगा हुआ है, नहीं तो डाई करेंगे गलत हो जाएगा। ये पोटेशियम हो गया। पोटेशियम के बाद टेट्रा 4 बार दिया गया। ये टेट्रासाइनो है, ये तो साइनो लिखेंगे, टेट्रासाइनो। हाँ, अब बात आती है यहाँ पर निकिल लिखेंगे कि निकलेट, तो आप याद रखेंगे यहाँ पर निकलेट का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव लिगेंड लगा हुआ है, तो लिखेंगे निकलेट। निकलेट हो गया ये। निकलेट के बाद यहाँ पर अब फिर वही बात कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पर देखिए 4 नेगेटिव 2, 6 नेगेटिव, 6 में से 2 जाएगा, ये 4 बच जाएगा, यानी आप इसको 4th कह सकते हैं ब्रैकेट के अंदर, और किनारे है इसका नाम हो जाएगा क्लोराइड। बस यही इसका नामकरण होगा, पोटेशियम टेट्रासाइनो निकलेट 4th क्लोराइड। इसी प्रकार से आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे नामकरण करने के मतलब फार्मूले दिए गए हैं। आप अपनी नोटबुक से, अपनी जो भी बुक प्रयोग करते हो, NCERT की बुक हो, आप उससे नामकरण करिए। कोई समस्या आती है तो आप कमेंट करिए, उसका जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हर चीज़ आपको इस रसायन गंगा चैनल के माध्यम से बहुत ही आसानी से प्रोवाइड की जाएगी। आज की क्लास को यहीं पर क्लोज करेंगे।
कल की क्लास में कुछ नया होगा, जैसे वीवीटी वगैरह हुआ, बैलेंस बांड थ्योरी। अभी इसमें हम EAN छोड़ दे रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में पहले EN बताएंगे, उसके बाद फिर उसी एक्सीलरेशन नंबर के आधार पर, जैसे हमने कहा मैग्नेटिक बिहेवियर, कलर प्रॉपर्टी, ज्योमेट्री, इन सभी को तय करने के लिए बैलेंस बांड थ्योरी का प्रयोग करना पड़ेगा। उसको भी बड़ी क्लियरली उसको आपको बताई जाएगी। आज बस यहीं पर क्लोज करना है क्लास को। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।